नमस्कार, द विकी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं, लेकिन वो हादसे कुछ लोगों को गर्त में समा देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन हादसों से अपनी तकदीर को बदल देते हैं। और आज की हमारी शख्सियत कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी ही मिसाल है वो लोगों के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर पूर्व जिला प्रमुख और वर्तमान राजस्थान महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द विकी टाइम्स में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आपको हम अध्यापक कहे, आरएस अधिकारी कहे, सियासत का चाणक्य कहे, या फिर राज्य आयोग की जो सदस्य है वो कहे? आप किससे मिलना चाहते हैं, किस शख्सियत से जो आप कंफर्टेबल है वो कहिए आपको। आप बताइए कि आखिर इस तरीके से इतने सारे जो पद है वो आपसे जुड़े हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या रही? इसमें सबसे पहले तो मैं एक हाउसवाइफ, एक पत्नी, माँ, बहू, वही किरदार निभा रही थी। 2011 14 अप्रैल 2011 में एक ऐसी घटना आई, उसके बाद शायद मैं इन अलग अलग जो आपने अभी कहा उसमें एक्सीडेंट मेरा हो गया था और उस समय मेरे हस्बैंड उस एक्सीडेंट में कोमा में चले गए। 7 दिन दिल्ली रहे और मैं भी मतलब क्रिटिकल कंडीशन में अहमदाबाद लगभग 6 महीने रही और उनका 7 दिन बाद ही डेथ हो गई। और जब वो चीज़ें मुझे पता चली, मैं आधे तब पता नहीं उस समय मानसिक जो स्थिति थी कि क्या करना है या बच गए, बच्चों का क्या कसूर है। उस समय एक बार तो अगर ये कहेंगे तो 1% भी जीने की इच्छा नहीं रही, लेकिन फिर ये कि भाई इसमें बच्चों का क्या कसूर है, ये सोच के एक कि शायद भगवान दूसरा जन्म दिया है कुछ अच्छा करने के लिए या कुछ नया लिखा हुआ है। और उसके बाद लगभग 6 महीने में बेड पे रही अहमदाबाद और 12 महीने बाद मैं चल पाई। तब तक मैंने ये सोचा कि कुछ करना है। फिर ये था कि फैमिली के लिए जॉब करनी है, तो मुझे लगा कि जब जॉब ही करनी है तो कुछ अच्छे से आप चाहती तो आराम से अनुकंपा नियुक्ति में ज्वाइन कर सकती थी। और उसी दौरान जब मैं ससुराल थी और मेरे पापा ने कॉल करके कहा कि जो आरएस का एग्ज़ाम हो रहा है पुराने पैटर्न से हो रहा, तुम देना चाहोगी क्या? तो उस रात मैं पूरी रात सोई नहीं। मुझे लगा कि मैं मेंटली फिजिकली दोनों ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई एग्ज़ाम दे पाऊँ, तो भी अगर पापा को मेरे पे विश्वास है यानी मैं क्लियर कर सकती हूँ। और दूसरे दिन मैंने ससुराल वालों से परमिशन ली और जयपुर तैयारी के लिए आ गई। फिर मुझे यही लगा कि अब चाहे दुनिया में कुछ भी इधर से उधर हो जाए, आरएस ऑफिसर बनना है। वो डिसाइड करके वहाँ से निकली थी और उसमें भी काफ़ी मतलब लगभग 4 साल तक वो वैकेंसी 2012 फेब में स्टार्ट किया मैंने पढ़ना वापस। और वो 4 साल तक कभी कोर्ट के कभी क्या, पर मेरे मन में यही था कि नहीं अब कुछ भी हो जाए, बोले 4 साल लगे 5 साल आरएस ऑफिसर बनना है। इस दौरान मुझे लगा कभी कभी भर्ती निरस्त नहीं हो जाए, तो मैंने सेकंड ग्रेड इंग्लिश और एसएस का भी एग्ज़ाम दिया, टीचर का, और स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री का भी एग्ज़ाम दिया। और 4 साल तक मतलब बहुत मुश्किल होता है, मतलब साल में 365 दिन, और आप जब मेंटली या आपके साथ ऐसी घटना हुई होती है, लेकिन बहुत उस समय पढ़ना और वो टारगेट अचीव करना काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन एक डिसाइड किया तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और मेरा सिलेक्शन भी हुआ उसमें, आरएस वगैरह में, सब में जो भी एग्ज़ाम दिए सब में फिर सिलेक्शन हुआ। अच्छा, क्योंकि शुरुआती तौर पर ही अब चूंकि आप इस घटना का जिक्र कर चुकी है, तो मैं उस घटना पर ही फिर से आती हूँ कि आखिर जब वो हादसा आपके साथ हुआ तब ऐसे वक्त में खुद को संभालना कितना मुश्किल रहा था? मैं शायद मेरे बच्चों के लिए और अपने, क्योंकि तब मैंने कभी अपने करियर को या महत्व नहीं दिया। मुझे लगता जो है मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरे लिए है, इसके आगे मुझे कभी मतलब नहीं रहा कि ये अचीव करना है। वो 100% जो कहते हैं ना हाउसवाइफ के रूप में मैं खुश थी। बहुत मुश्किल था, मतलब एक बार तो 1% भी अगर मैं कहूँ मेरी जीने की इच्छा नहीं थी तो भी गलत नहीं होगा। फिर बच्चों के लिए एक बार बच्चों का सोचा और मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड जो खुद उन्होंने अपनी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए बहुत अच्छे काम किए। मेरे फादर खुद भी जॉब के साथ अच्छे सोशल वर्कर भी रहे हमेशा। तो मुझे लगा कि उनकी बेटी होकर, उनकी पत्नी हो अगर होकर वो इतने मैं उनके नाम को कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि उनका नाम बना रहे। और यही
ये एक शक्ति कि भाई आज मेरे हस्बैंड नहीं है तो ये कि भाई उनकी स्वर्गीय तनेराम मेघवाल की वाइफ है जो ये अच्छे ऑफिसर थे और इन्होंने भी ये अचीव किया, ये डिसाइड करके अपने आप अंदर से शायद ऊपर वाला या आसपास के आपके दोस्त रिश्तेदार वो भी उस समय अपने ताकत के रूप में एक रोल मॉडल के रूप में आते हैं और फिर शायद कुछ ना कुछ पॉजिटिव सबने साथ दिया उसमें। मतलब एक सेकंड भी ये कहोगे कि आपको नेगेटिव सोचने नहीं दिया, हर समय जो एनवायरनमेंट दिया उस दुख की घड़ी में, तो एक हिम्मत और हौसला बंध गया। जहाँ भी जो इनके साथ जो भी कर्मचारी थे, कहते कि इंसान के जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन इनके दोस्त जहाँ इनकी बाड़मेर पोस्टिंग थी, मतलब इनके सारे जुड़े हुए जो हमारे समाज के लोग हैं जहाँ भी जिन्होंने वर्क किया, सब एक तरफ से कहेंगे उस समय हौसला, और आज जो मैं हूँ सबके वजह से हूँ कि वो सब रिश्तेदार दोस्त के रूप में, इनके दोस्त, इनके जो विभाग के कर्मचारी अधिकारी थे, सब एक खड़े रहे और मैं शायद उनके कारण आज यहाँ आपके बीच हूँ। बिल्कुल। 2011 में जब आपके साथ ये घटना हुई और 2012 में आपका आरएस का एग्जाम था, तो कैसे उसके लिए खुद को कैपेबल बनाया आपने? उसके लिए फिर मैं जयपुर चली गई और फिर मैंने वहाँ कोचिंग वगैरह स्टार्ट करना, मतलब फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, इवन बच्चों ने भी। मेरे दोनों बेटों के उस समय बोर्ड एग्ज़ाम थे, लेकिन वो हमेशा कि नहीं मम्मा आप अपने अच्छे से तैयारी करो। और सबसे चैलेंजिंग ये चीज़ थी कि जहाँ मैं कोचिंग वगैरह जाती थी वहाँ मेरे बच्चों के उम्र के मेरे स्टूडेंट्स आते थे, तो कई बार बच्चे ये भी पूछते थे मम्मा आपको अजीब नहीं लगता आप हमारे उम्र के बच्चों के साथ पढ़ रहे हो, दिमाग में वो टेंशन। लेकिन बस एक डिसाइड किया भाई कितनी भी मेहनत करनी पड़े बनना है ऑफिस, मतलब आरएस क्लियर करना है। 4 साल मतलब कोचिंग सेंटर के चक्कर लगाना, या 4 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, साल के 365 दिन कि बच्चों के लिए सोचना, ससुराल की जिम्मेदारी बच्चों की, और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया जो मेरे पीयर पक्ष से उस समय मैं उनके साथ ही रहती थी कि एक सेकंड भी कि कैसे मोटिवेट कि नहीं हो सकता है दीदी, हो सकता है। इवन वहाँ कोचिंग वाले जितने भी बच्चे थे वो सब भी दीदी आपका श्योर होगा, जो भी नोट्स चाहिए, कोई मतलब हेल्प चाहिए थी, सब बड़े सपोर्टिंग रहे कि जो मेरे लाइफ की चीज़ सुनते थे। मतलब वो 100% सब ने मुझे सपोर्ट किया कोचिंग सेंटर में, जो साथ में स्टूडेंट्स थे, फैमिली ने, बच्चों ने, ससुराल वालों ने। और लास्ट में एक पेशेंस रखा और मेहनत की, तो उसके बाद मुझे भी लगता है कुछ भी चीज़ असंभव नहीं, अगर आप डिसाइड कर ले कि भाई हमें ये हासिल करना है और 100% आप मेहनत करते हैं तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। जी, जिंदगी का जब आपके साथ ये बड़ा हादसा हुआ उसके बाद भी आपने साहस सिखाया, फिर आपकी बातों से भी अभी हमें लग रहा है कि आपने जो चीज़ भी करने की कोशिश की उसमें आपको सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं क्या बचपन में ऐसी कोई चीज़ आपको प्रभावित कर रही थी जिस वजह से आप लगातार जो है कामयाब होती जा रही थी? तो सीधे हम बचपन पर भी आएंगे कि आखिर कैसा रहा आपका बचपन? बचपन तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि पापा का मतलब 7 भाई बहन है, तो कभी भी पापा ने बेटों और बेटियों में फ़र्क नहीं किया। वो हमें भी हमेशा स्पेस दिया कि आपको पढ़ना है ये। हालांकि जैसलमेर ज़िले में उस समय बच्चियों को बहुत कम पढ़ाते थे, उस समय हॉस्टल भेजना, लेकिन उस समय की जो हमारे सिचुएशन थी उस समय, जैसे मैं 18 साल की हुई मेरी शादी कर दी गई, लेकिन बचपन में पूरे कहीं भी जो एजुकेशन के मामले में हॉस्टल भेजने के मतलब, लेकिन उसके साथ साथ पापा को बैलेंस करना पड़ता था। अभी देखो अपनी सोसाइटी क्या कह रही है, अगर टाइम पे शादी नहीं करोगे तो उस समय शादियाँ, लगभग मैं 30-35 साल पुरानी बात कर रही हूँ, मेरी शादी को भी 27 साल हो गए। 5 साल मेरी एंगेजमेंट 8th में ही कर दी थी, क्योंकि उस समय ये होता था कि अगर आप बच्ची को पढ़ा रहे हो तो एंगेजमेंट कैसे होगी, और बाकी सब। लेकिन उन्होंने हर जगह मौका दिया, शादी के बाद भी पढ़ने के लिए। और बचपन में मुझे कभी यूँ याद नहीं, मतलब ऐसे कहेंगे 100% जो खुशनुमा सब चीज़ें, और उस समय पापा यहाँ ऑफिसर थे, इंजीनियर थे, और जो हमने मांगा, जो देखा कि पढ़ना है, केवी में पढ़ना है या हॉस्टल जाना है और आगे पढ़ना है तो हॉस्टल भेजना, उन्होंने 100% जो बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करके हमें दिया। तो उस समय एक था कि हमारे पापा अगर मतलब अगर ये अभी कर सकते तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं।
मतलब वो डिसाइड बाद में हाउसवाइफ बनना मेरा डिसीजन था, लेकिन बचपन से जो फादर का देखा, वो सोशल वर्कर थे। उस समय भी उन्होंने जो भी हमारे साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ाना या ज़रूरतमंद की सहायता करना, तो बचपन में यही था कि जहाँ भी आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो भाई, एक अच्छा पॉजिटिव और सकारात्मक कार्य और सोशल एक्टिविटी के कार्य करने हैं। वो परिवार में हमने बचपन से देखा, आसपास में वही एनवायरनमेंट रहा। तो कहीं ना कहीं आपको साहस अपने पिताजी से ही मिल रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके पिताजी जो कि जल विभाग में अधिकारी थे, तो उनका जो है ट्रांसफर भी होता रहता था, तो आप लोग भी फिर उनके साथ रहते होंगे, तो कहीं ना कहीं काफी सारे जिलों में जाना हुआ होगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कोई इस तरह से लगातार ट्रांसफर, कोई चीज जो मानसिक पटल पर छप गई हो, उस दौरान कोई अनुभव किसी जिले के? एक्चुअली जैसे ट्रांसफर्स वाला शुरू में जब हम मेरे पापा को लगा कि भी ट्रांसफर्स हो रही है, तो हमें तो हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो लग रहा था कि बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो, तो हम पांचों सिस्टर, छोटी वाली के अलावा सब हॉस्टल में। उस समय मैंने जब पहली बार मुझे हॉस्टल भेजा कि लग रहा था बार बार ट्रांसफर्स हो रही है, और मैं तो मोस्टली जब पापा की यहाँ जैसलमेर रही यहीं 6 तक मेरी एजुकेशन हुई। उसके बाद जब ये ट्रांसफर्स वाला दौर लगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों को कहीं एक परमानेंट जगह सेट कर लेते हैं, क्योंकि और उसके बाद सब सिस्टर हम हॉस्टल में पढ़े। तो मेरा तो जैसलमेर का ही ऐसा अनुभव रहा। बाकी बस जो वैकेशन वगैरह पे हम जोधपुर, ब्यावर, पाली, लगभग 17 जिलों में पापा की पोस्टिंग रही। तो हम तो सिर्फ वैकेशन में ही आते थे, तो ऐसा कुछ स्पेशल तो मुझे यूँ याद नहीं है। लेकिन जहाँ भी वो पोस्टिंग रही उनकी, उन्होंने बड़े दबंगाई से, बड़े ईमानदारी से कि आज भी वहाँ के लोग उनको याद करते हैं। मतलब कोई भी चैलेंजेस उन्होंने डरे नहीं, जबकि पीएचडी में बहुत चैलेंजेस होता है, अपन जानते हैं कि गर्मियों में वगैरह, पॉलिटिकली वगैरह। तो वो चीज़ें हमने देखी कि किस कैसे भी जिले में उनको ऐसे कई बार, क्योंकि वो ऑफिसर होते हुए भी पॉलिटिक्स करते थे, तो कई बार पनिशमेंट के रूप में भी उनको कहीं ऐसी ऐसी जगह वो हार्ड पोस्टिंग दी जाती थी। लेकिन वहाँ भी उन्होंने 100% अपने एफर्ट से, दबंग कहीं से बहुत अच्छे कार्य किए। तो ये हमारे जहाँ जहाँ पापा की पोस्टिंग रही, हमारे लिए भी एक अच्छा मिसाल रही कि आप कहीं भी जाओ, आप एडजस्ट हो जाओ, और वहाँ के लिए अगर आप में काबिलियत है, एबिलिटी, तो आप कुछ भी कर सकते हो। छोटी उम्र में आपकी शादी हो गई, अंजना जी के साथ तनेराम नाम जुड़ गया। तो हालांकि इस रिश्ते को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस रिश्ते की आपके लिए क्या अहम भूमिका है आपके शब्दों में? मेरी 12th के बाद शादी हो गई थी, और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड का व्यक्तित्व या जो स्वभाव था, आज भी उनकी डेथ के बाद आज भी लोग उनको याद करते हैं। लगभग उस समय उनकी बाड़मेर पोस्टिंग थी। बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं इतनी कम एज में जाने के बाद। आज भी उनके हर जगह, चाहे अगर बालोतरा की बात करें पोस्टिंग रही, तो वहाँ उनके नाम की एक सड़क है। बाड़मेर की बात करें, उनके नाम की एक संस्था बना रखी जो इंटेलिजेंट बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, और लाइब्रेरी बना रखी है। एक कॉलोनी का नाम उनके नाम पे है। जैसलमेर में एक पार्क उनके नाम है। सब सिर्फ एक अच्छे ऑफिसर और एक व्यक्तित्व के कारण। उतने वो वास्तव में ऐसे बहुत कम। शादी के बाद मुझे लगा कि शायद इससे अच्छा मेरे पापा मेरे लिए नहीं ढूंढ सकते थे, कभी नहीं। मतलब 100%, क्योंकि जैसे शहर में और पापा हमेशा बड़े बड़े शहरों में मतलब जॉब रही, उसके बाद गांव में रहना, ससुराल यहाँ से नज़दीक, जैसलमेर से नज़दीक 25 किलोमीटर दूर गांव में था। वहाँ लाइट वगैरह भी उस समय नहीं थी, लेकिन कभी नहीं कि जो उनका व्यक्तित्व था, मुझे लगता कि इससे मतलब अगर अच्छे इंसान हो तो आप किसी भी परिस्थिति में रह सकते हो। और फिर ये कि इनके साथ ससुराल की जो भी जिम्मेदारियां वो निभाना, और इनके लिए अगर मैं कहूँ, जो उनकी सादगी थी, उनका व्यक्तित्व था, कभी उन्होंने अपने लिए नहीं, उनको ये लगा कि भाई मेरी खुशी किस में है। वो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, जैसे कि आजकल अपन सुनते हैं कि जो शादी जैसे रिश्ते निभ नहीं पाते, कि कई चीज़ें हैं। मेरे बेटे आज भी बोलते हैं, कई बात आती है इधर उधर से कभी कभी, कि हमने कभी मम्मी पापा को जोर से बोलते या लड़ते कभी देखा नहीं। तो बड़ा वाला बेटा कई बार बोलता भी है। शायद मैं जो इनके साथ 14 साल के करीबन हम रहे, 14.25 साल, और मैं वो मानती हूँ कि वो 100 साल से भी बढ़कर है। जो उनके एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है कि मैं उनको याद करूँ कि नहीं ये मोमेंट अच्छा नहीं था या कोई नेगेटिव था। और 14 साल भी मैं कह रही हूँ बहुत ही अच्छे इंसान के साथ मुझे मौका मिला। शायद ज़िंदगी में किसी खुशियों की नज़र लग गई और हम साथ नहीं रह पाए, बाकी वो 14 साल बहुत ही अच्छे थे हर हिसाब से। और वो इवन कई बार होता है कि दामाद और बेटों के नियम अलग होते हैं।
मेरे पापा खुद इनके जाने के बाद टूट गए थे, क्योंकि वो ऐसे उनको बेटे की तरह कि अगर ये उनको शॉर्ट नेम में तंजी बोलते थे, भाई तंजी है तो कर लेंगे। कोई भी हमारे घर में कार्यक्रम होता था, इवन मेरे छोटे भाई बहन भी, ससुराल में तो सब मानते ही थे, जेठू थे, देवर वगैरह, मेरे भाई बहन भी इनको एज ए पापा के बाद रेस्पेक्ट, एज ए जीजा जी नहीं, एज ए एक गॉडफादर के रूप में करते थे। और वो आज भी है, आज भी मेरे सिस्टर वगैरह जो भी, सबके परिवार में इनकी तस्वीर है। कोई भी होने से पहले सबसे पहले इनको याद करते हैं। तो हम सब पूरा परिवार, मैं ही नहीं, मेरे बच्चे ही नहीं, सब ससुराल पियर में बहुत मिस करते हैं उनको, कि शायद उम्र कम लिखवा के लाए और ऐसे बहुत कम व्यक्तित्व होते हैं। तो एक हादसे से पूरी जिंदगी बदल गई, उसके बाद के महीने कैसे बीते घटना का तो आपने इसके जिक्र किया। मुश्किल था वो बेड पे, मतलब जब मैं 1 महीने बाद होश में आई तो मुझे लगा कि मैं नहीं, जिस दिन मैं सोऊंगी शायद मैं नहीं जिंदा रह पाऊंगी, उस समय तक लग रहा था। फिर जैसे जैसे दिन महीने जैसे निकले ना, मुझे लगा नहीं ठीक है, अगर मैं इतने दिन इनके बिना रह सकती हूँ तो शायद अब मैं जिंदा रह लूंगी। मतलब मुझे 2-3, जब मैं क्योंकि वेंटिलेटर पे थी, सब वो ब्राइल्स ट्यूब से वगैरह लिक्विड डाइट पे थी, जब मतलब पहली बार अगर मैं ये शेयर करूँ कि मैंने हॉस्पिटल पे पहली बार चाय पी, और मुझे लगा क्योंकि मैंने कभी इनके बिना सुबह उठते ही इनके साथ चाय पीना वगैरह, जो पूरा शेड्यूल 14 साल का साथ इनके साथ ही था, पहली बार भी मुझे लगा कि मैं शायद इनके बिना पहली बार चाय पी रही हूँ, तो शायद अब मैं जिंदा रह के अपनी ज़िंदगी शायद निकाल लूँगी। था, असंभव था, पर शायद ऊपर वाला ही कोई ताकत देता है, अपने जो दोस्त परिवार वाले आज आपके बीच में हूँ। पर वो चीज़ शायद अभी भी मुझे असंभव लगती है, कई बार सोचने में मजबूर होती हूँ कि मैं पहले सोचती थी कि अगर जब भी जाना हो मैं इनसे पहले जाऊँ, मैं भगवान मुझे कभी भी एक पल भी इनसे मतलब बाद में नहीं हो, पर शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। आज बैठे हैं और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश भी कर रहे हैं इनके बिना। आपको भी हिम्मत नहीं आती, परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, जैसा कि आप बता भी रही हैं, तो कहाँ से मिलती है आपको ये ऊर्जा? एक तो मेरे पापा से और एक मेरे हस्बैंड से। वो आज नहीं होते हुए भी मेंटली में अगर मैं कहीं भी कुछ झिझकती हूँ ना, कुछ मिनट्स इनको याद करती हूँ, एक मोटिवेशन अंदर से, प्रेरणा, दोनों को मैं मानती हूँ। और पापा मेरे रोल, मतलब जो भी कहे, चाहे पॉलिटिकली कहे, वैसे कहे, उन्होंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखा, बहुत चीज़ें देखी है, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारते। मैं उन पापा की तरफ देखती हूँ, अगर मैं 2 मिनट भी उनके पास बैठती हूँ, मेरे 100 चीज़ें नेगेटिव हो, क्योंकि जैसे मैं पॉलिटिक्स में आई तो उसमें भी कई चीज़ें, चैलेंजेस होते थे, लेकिन मैं जैसे उन 2 मिनट या 5 मिनट बात करते ही सारी चीज़ें पॉजिटिवनेस में बदल जाती, सकारात्मक रूप में। तो मैं शायद लकी हूँ कि 24 घंटे इतने प्रेरणा स्रोत या मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे फादर रोल मॉडल के रूप में, और जो मेरे हस्बैंड है वो आज भी किसी न किसी रूप में मुझे लगता है हमेशा मेरे साथ है। आप कई चुनाव प्रचारों का हिस्सा भी रही है, कई चुनाव आपने जितवाए भी है, तो आपने कभी चुनाव क्यों नहीं लड़ा? मैं चुनाव लड़ा नहीं, मैं जिला प्रमुख रही, तो वो मैं कहता चुनाव लड़के ही रही। मैं 2013 में पापा के टाइम मैंने पहली बार कैंपेनिंग की, फिर कुछ वोटों से पापा उस समय रह गए थे, मात्र 2-2.5 हज़ार वोटों से। फिर उस समय वो कैंपेनिंग यहाँ जैसलमेर जिले को जब देखा तो मैंने डिसाइड किया कि पॉलिटिक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो मुझे कहीं ना कहीं जॉब के साथ सोशल वर्क भी करना था। मुझे लगा जैसलमेर बाड़मेर जैसे बैकवर्ड एरिया में अगर स्पेशली जो महिलाओं के लिए, या जो यहाँ चीज़ें ऐसी होती जो पहुँच नहीं पाती, जो करोड़ों अरबों रुपए प्रचार प्रसार के लिए होते हैं, लेकिन वो उन लोगों तक पहुँच नहीं पाती। जब 2013 में मैंने पापा के लिए कैंपेनिंग की, तब ये चीज़ें नज़दीक से देखी, तो मुझे लगा कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। और 1 साल बाद ही मुझे मौका मिल गया 2015 में, और मैंने इलेक्शन उसमें फाइट किया 2015 में जिला प्रमुख का। तो एज ए मेंबर भी मैं उस समय कैंपेनिंग, क्योंकि पापा पूरे जिले में कर रहे थे जिला परिषद के चुनाव में, तो मैंने मेरे बेल्ट में खुद ही कैंपेनिंग करना, और उसके बाद लगभग मैं 4,500 वोटों से उस समय जीती थी और निर्विरोध जिला प्रमुख बनी। उससे पहले तो बहुत मारामारी आपस में, निर्विरोध जिला प्रमुख बनना भी अपने आप में। और अभी भी मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, और उसमें भी एकदम रूरल और एकदम जहाँ पर छितरी हुई जनसंख्या, मेरे 17 ग्राम पंचायतें थी, वहाँ मतलब आप कम से कम 7-8 दिन आपको लगेंगे प्रचार करने में। 17 ग्राम पंचायतें है, एक गांव से दूसरा गांव 50-60 किलोमीटर पे दूर है, डाणी भी।
और यहाँ से लास्ट मेरा गांव 280 किलोमीटर दूर है, जो बॉर्डर की पाकिस्तान बॉर्डर पे मेरी 2-3 ग्राम पंचायतें हैं। और उसमें भी मैंने खुद ही कैंपेनिंग वगैरह भी की थी, और मैं अभी वहाँ से 5,500 वोटों से जीत कर जिला परिषद सदस्य भी हूँ। जी। आपको एक वक्त में गूंगी गुड़िया भी कहा गया था, क्या वजह थी इसके, जबकि आप जिला प्रमुख थे? जब मैं बैठी तो मुझे मैं इसलिए कि रूपाराम जी की बेटी हूँ, इसलिए मुझे मतलब जिला प्रमुख बना है कि उनकी बेटी को बनाना है। तो मैंने उस समय डिसाइड किया कि बैठी तो पापा के नाम से हूँ, तो उतरो तब की जिला प्रमुख अंजना मेघवाल। तो हो सकता है उस समय जब नए नए बने, आप हाउसवाइफ से आए हो, आपको बेसिकली आपको प्रैक्टिकली नॉलेज बाहर का नहीं होता, और था भी नहीं। जब स्टार्टिंग में मैं मीटिंग्स में जाती थी, मैं सुनती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो कई बार कोई अधिकारियों को बिना बात भी कई बार जनप्रतिनिधि बोल देते हैं कि भाई सुनाना एक इमेज बनाने के लिए वगैरह, तो मुझे लगता है जब तक मुझे खुद को नॉलेज नहीं हो ना, तब तक मैं बात, तो मैं जो आप कह रहे हो गूंगी गुड़िया के रूप में 3-4 महीने या 5-6 महीने मुझे लगे चीज़ों को समझने में कि भाई क्या हर डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें एक डिपार्टमेंट तो है नहीं, आपको सारे डिपार्टमेंट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और मैं बैठी तब मुझे चीज़ें नहीं पता थी, ऐसा ही बड़ा होता है या सीआई बड़ा होता है, चीज़ें जीएसएस जीएलआर में क्या फर्क, मतलब बेसिक चीज़ें नहीं पता थी क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले मैंने उनको कुछ समझा किया, और लेकिन कुछ समय बाद, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ज्वाइनिंग करवाने के बाद, जहां आज महिलाओं को सरपंच प्रधान प्रमुख, अपन आप भी जानते हैं कि प्रतिनिधि काम करते हैं, पुरुष प्रतिनिधि, मैं इसके लिए खुद को लकी मानती हूँ कि सिर्फ एक दिन मेरा पीयर ससुराल पक्ष मुझे ज्वाइन करवाने गए, उसके बाद कभी भी कोई मेल मेंबर मेरे साथ फील्ड में ऑफिस में नहीं गया। तो मुझे टाइम लगा, लेकिन उसके बाद सारे डिसीजन वगैरह जो भी उनको लगा कि नहीं खुद ही ले रहे हैं, और कहीं अटक होती तो हम जानकार से जो भी उनसे पूछती थी, पापा से भी पूछती थी कि अगर कुछ गलत होने के बाद बता भी देते थे नहीं ये गलत हो गया है। मतलब इवन मैंने नरेगा में जो मजदूरी करता है उससे लेकर लेबर से लेकर बेड से लेकर सारे अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर से सबसे सीखने का रखा कि भी क्या कैसे काम किया जाता है, पीएचडी में कैसे काम होता है, कैसे करवाना है। तो वो बेसिक एक एक चीज़ें मैंने सारे स्कीम्स की गाइडलाइंस पढ़ ली, जो मतलब मैं आरएस पढ़ी हुई थी मैंने, उसके बाद अभी भी आप देखोगे तो मेरा रूम भरा हुआ होगा, मैंने एक एक स्कीम्स की गाइडलाइन और हर चीज़ है कि कैसे बेनिफिट पब्लिक को दे सकते हैं, क्या नॉर्म्स है क्या रूल्स है। उसके बाद शायद शुरू में कहा होगा, उसके बाद तो मुझे गूंगी गुड़िया नहीं कहा गया, कि कई बार मैं मीटिंग्स में नहीं जाती थी तो ऑफिसर खुश होते थे कि आज मैडम नहीं आए तो मीटिंग शांतिपूर्ण रहेगी। ये चीज़ें बाहर कमेंट्स में भी आती थी कि आज मैडम आए नहीं है, क्योंकि आप फील्ड वर्क, मैंने फील्ड वर्क भी किया, साथ में उस चीज़ की जानकारी के साथ अपना मुद्दा या मैं बात रखती थी, तो उसका जवाब देना कि भी आप अधिकारी कई बार गोलमाल जवाब दे देते, लेकिन मैंने क्योंकि सारे रूल रेगुलेशंस क्या नॉर्म्स हैं वो सब पढ़कर जानकारी के बाद मैं मीटिंग्स में जाती थी। इवन मैं मीटिंग्स में सारी पुरानी मीटिंग के सारे मिनट्स पढ़ के जाती थी। तो उसके बाद तो फिर मुझे नहीं लगता कि शुरू में किसी ने कहा होगा, उसके बाद तो कभी गुड़िया नहीं कहा होगा। लेकिन बतौर पद पर रहते हुए आपके पास कई काम होते हैं, लेकिन आपने बालिका शिक्षा पर आपका विशेष जो है वो फोकस रहा, तो इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह, जब मैं बनी तो मेरे 2 मोटिव थे। जब जिला प्रमुख मैं बनी यहाँ जैसलमेर जिले में, मुझे लगा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। तो एक महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स जो आती है और अपने जो जैसलमेर जैसे रूरल एरिया में ख़त्म हो जाती है तब तक लोगों को पता नहीं चलता है। तो ये 2 चीज़ें थी कि भाई वो स्कीम्स वहाँ तक पहुँचानी है। गर्ल्स एजुकेशन, जैसा कि जैसलमेर जिला वो निचले पायदान पे था, मैं आरएस इंटरव्यू देने गई तब भी मुझसे ऐसे क्वेश्चन मार्क ऐसे पूछे गए चीज़ें बालिका शिक्षा को लेकर। मुझे ये कहना पड़ा अगर ऐसी चीज़ है जैसलमेर में तो मैं आपके सामने थोड़ी होती। तो मुझे वो एक कहीं ना कहीं पिंच भी हुआ कि भाई जैसलमेर को बालिका शिक्षा के लिए लेके, तो वो एक रोल मतलब था कि भाई गर्ल्स एजुकेशन पे तो आपको काम करना ही है। कि मुझे यूँ लगता है कि अगर आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आपकी जगह मेल होता, लेकिन आप फीमेल हो, आप भी मेरे लिए रोल मॉडल हो कि भाई अगर आप यहाँ बैठे हो तो कोई भी बैठ सकता है, मतलब एक रोल मॉडल। तो मैंने खुद ने स्कूल्स में जाना स्टार्ट किया, चाहे नामांकन बढ़वाना हो या एक एक चीज़ में मतलब फोकस किया। सो मैंने हमेशा बालिका शिक्षा को तो अपना एक एजेंडे में जो टॉप पे रखा कि कैसे एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाना है वगैरह।
और उसके लिए बहुत एनजीओ के थ्रू, सिर्फ गवर्नमेंट नॉर्म्स में नहीं, मतलब वहाँ जाना, एनजीओ के थ्रू सारे एफर्ट्स लगाए कि कैसे गर्ल्स एजुकेशन अपन बढ़ा सकते हैं, और वो भी एरिया वाइज, या अगर आप कहाँ की सिचुएशन में कैसे मोटिवेट करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, या वहाँ 5th तक स्कूल है तो आगे दूसरे गांव में भेजने के लिए कैसे मोटिवेट करना है। तो हर प्लेटफॉर्म पे उनको कन्विंस किया अलग अलग तरीके से। और अभी हमारे जैसलमेर में बहुत अच्छी मतलब गर्ल्स एजुकेशन में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स है। 97% की बच्चियाँ आपको गांव डाणी में मिल जाएगी, और काफ़ी बच्चे यहाँ से, भाई गर्व की बात है कि हमारे बीच में आज हमारे जैसलमेर की बच्चियाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क लगते हैं, वो हवाई जहाज भी उड़ा रही है, दूसरे स्टेट्स में जज के रूप में काम कर रही है, और डॉक्टर इंजीनियर तो काफ़ी सब प्रशासनिक सेवाओं में, और अच्छी संख्या में बच्चियाँ यहाँ की जा रही है। रिजल्ट्स दिख रहे हैं, और आने वाले समय में तो मुझे लग रहा है ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। अगर लोगों के पास जब ताकत आती है तो वो पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन आपने हमेशा समाज को सुधारने की सोची है, क्या वजह है इसके पीछे? मैं और पापा दोनों शौक के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं, और मतलब मैं, जैसे मैंने बताया कि स्कीम्स के बारे में बताया, मुझे ये लगता है कि अगर मैं कोई कार्ड बना के उस मजदूर के घर में पैसा भेज रही हूँ जिसका उसको नॉलेज नहीं है, तो जब उसके घर जाता कि छात्रवृत्ति के रूप में पैसा जा रहा है, या किसी भी स्कीम के थ्रू कोई गरीब परिवार है उसको जो किसान का लाभ है, तो मुझे लगता है कि यही मेरी कमाई है। कि आज, क्योंकि मैं बता रही हूँ जैसलमेर 38,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, इजराइल देश से भी बड़ा, 1.5 गुना बड़ा है। वहाँ काम करना अपने आप में चैलेंजेस था। जो ये कि नेडी लोग हैं, उसमें नेडी में कई जने हो सकते हैं, फिर जैसा किसान है, मजदूर है, महिला है, विडो लेडी है, विकलांग है, उनको जो मैंने सिस्टम के थ्रू, जो भी स्कीम्स के थ्रू पैसा पहुंचाया, मुझे लगा वो मेरी ही कमाई है। कि अगर कोई वो जरूरतमंद महिला कि नहीं, हाँ मेरी पेंशन स्टार्ट हो गई, हाँ मुझे पालन आहार मिल रहा है, हाँ मेरे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो शायद मेरी कमाई, मुझे लगा वो उससे भी बड़ी कमाई है। हाँ, और चूंकि जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसलमेर में वो अभी भी कौन सी समस्या है जो बरकरार है और उसे सुधारने की जरूरत है? जैसलमेर में अभी भी क्योंकि चैलेंजेस हैं, मतलब अभी स्पेशली जैसे अपन के गर्ल्स एजुकेशन के लिए अभी भी वर्कआउट बहुत करने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि आज देखते हैं अभी भी नॉर्म्स ये है, आज भी जैसे महिला सशक्तिकरण में सब शिक्षा, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आज 50% रिजर्वेशन दे देते हैं महिलाओं को, लेकिन वार्ड पंच से लेकर सरपंच से लेकर आज मतलब सब पुरुष प्रतिनिधि काम करते हैं। ये बड़ी विडम्बना है। चाहे पार्षद है तो प्रतिनिधि, ये सबसे बड़ी, मतलब इसमें भी जितना चेंजेस, मतलब वास्तव में जो अचीव होना चाहिए कि आप उनको आधी सीट्स दे रहे हो और उसके बाद भी पुरुष प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, और उसमें अभी बहुत जरूरत। अभी जैसलमेर में अभी भी ये ट्रेंड है। मेरी टाइम तो जब मैं प्रमुख थी, मैंने कभी किसी पुरुष प्रतिनिधि को अलाउ नहीं किया कभी किसी भी मीटिंग में 5 साल में, से मेरे से परेशान भी रहते थे। आज भी बोलते हैं आप हमेशा महिला महिला क्यों करते रहते हैं। तो भाई महिला सशक्तिकरण के लिए अभी बहुत एफर्ट्स की जरूरत है, साथ में जो युवाओं के रोजगार के लिए भी, क्योंकि जैसे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको यहाँ पता नहीं है, 80-90% बच्चे वाले को पता नहीं कि भाई किस फील्ड में जाना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आज यहाँ का खान पान वातावरण है, तो यहाँ फिजिकली भी बच्चे बहुत है जो भाई आज सेना में जा सकते हैं, डिफेंस में वगैरह में सब जगह जा सकते हैं। तो एक वो एजुकेशन का जो यहाँ एनवायरनमेंट ओके कि उनको कहाँ जाना है, इसमें भी बहुत मतलब काम कर सकते हैं। वो अभी कमी है कि 94% वाले बच्चे को आप पूछते हो उसको क्या करना है, तो उसको नहीं पता है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है। 97% बच्चियाँ बना के STC कर रही है, जबकि वो IAS क्लियर करने में, डॉक्टर, नीट वगैरह सब में वो बहुत टैलेंट है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। और दूसरी सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि गवर्नमेंट्स वगैरह चाहे कोई भी हो, जो नॉर्म्स बनाती है वो जैसलमेर में इम्प्लीमेंट नहीं होते। कई चीज़ें कि वो गैप है हमारे अभी भी। क्या आप जयपुर MLA को 50 किलोमीटर सड़क दे रहे हैं, आप जैसलमेर MLA को 50 किलोमीटर सड़क दे रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट 200 है, उनमें उनको 50 मिल गया, 25% वो क्लियर हो गए। तो ऐसे चैलेंजेस हर जो यहाँ का आधारभूत ढांचा डेवलप करने के लिए,
चैलेंजेस है कि हमें हमारे एरिया वाइज चीज़ें नहीं मिल रही है, उसके लिए हमें बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी भी किया भी है। अभी हमारे यहाँ 2 कॉलेज हैं, अभी एमएलए साहब द्वारा जैसे 8 कॉलेजेस खोली गई। अगर कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कॉलेज 200 किलोमीटर पे नहीं, कैसे बच्चियाँ पढ़ेगी? तो चैलेंजेस हर चीज़ से, चाहे सड़क हो, पानी हो, भी अपन बात करें कि भी घर घर, तो यहाँ के चैलेंजेस अभी भी बहुत है कि जो दूरियां हैं क्राइटेरिया। तो इसके लिए तो जैसलमेर के लिए हमें और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ आए कि जैसलमेर जिला एक अलग है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा हर चीज बजट से लेके नॉर्म से लेके, अगर आप वहाँ के नियम यहाँ चलाओगे तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। आंगनवाड़ी में आपको पोस्ट भरनी है, आप नियम बना दे तो बीए पढ़ो, वहाँ पढ़नी बच्ची अब लगी है, वहाँ 8th पढ़ी तो हमें रिलैक्सेशन लेना पड़ता है वहाँ से। तो ऐसे कई चैलेंजेस है, उसके लिए भी वर्कआउट जो आज बात करें महिला सशक्तिकरण के लिए, बालिका शिक्षा के लिए, आधारभूत ढांचों को और डेवलप करने के लिए काफ़ी किया भी है, और युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो इसे काफ़ी मुद्दे हैं जिन पे अभी भी जैसलमेर में वर्कआउट करके और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव भी जो कि 6 महीने ही शेष है, तो क्या आप भी लड़ने वाली है? नहीं, उसमें अभी पापा का ही लड़ने का है, और हम उसके लिए उन्होंने जो काम किए जैसलमेर में वो मतलब बहुत ही मतलब पब्लिक के, क्योंकि वो खुद राजस्थान की हेड रहे हुए हैं, उन्होंने राजस्थान की स्कीम्स बना रखी, तो उन्होंने जैसलमेर को भी उसी तरह एक स्टेट के रूप में लेके, मिनी स्टेट के रूप में, जो मतलब लगभग 10 गुना काम किए। जो एक एमएलए के कार्यकाल में अगर मिलता है कि भी एक कॉलेज खुल गया, 8 कॉलेजेस खोलना, 2 पंचायत समिति खोलना, 39 ग्राम पंचायत खोलना, और कम से कम 100 से ज़्यादा स्कूल क्रमोन्नत करना, 63 जीएसएस, मतलब ये तो मैं आंकड़े पुराने बता रही हूँ, अपडेट नहीं है उस चीज़ से। मतलब लगभग जो एक एमएलए से कार्यकाल में अगर जो काम कर सकते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा कई डिपार्टमेंट से काम हो चुके हैं। तो उनमें इतना टैलेंट है, तो हम तो उनके अंडर में यही चाहेंगे कि वापस जो जैसलमेर, मैंने कहा कि अभी भी काफ़ी एक्स्ट्रा हमें चीज़ों की ज़रूरत है आउटपुट की, तो उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि जैसलमेर के लिए कैसे उन चैलेंजेस को अचीव करना। तो अभी तो वही लड़ रहे हैं और हम उनके अंडर में काम कर रहे हैं। जी, अगर आपकी ज़िंदगी के एक ऐसे लक्ष्य की बात करें जिसे आप पूरा करना चाहती हैं, तो वो कौन सा लक्ष्य है आपका? पॉलिटिक्स में आगे जहाँ भी मौका मिले भविष्य में, मैं सांसद के रूप में, एमएलए के रूप में, वो कि जिला परिषद में प्रमुख रही हुई हूँ। एक मिनी गवर्नमेंट होती है, आपके खुद की जिले की मिनी गवर्नमेंट होती है, और बहुत अचीवमेंट है, कई चीज़ें होते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ग्राउंड पे सीखा है, अनुभव किया है, लोगों की भी जो प्रॉब्लम है, वो मैं चाहती हूँ भविष्य में अगर मुझे मौका मिले तो विधानसभा या लोकसभा में जाकर उन चीज़ों को, और क्योंकि आज वहाँ एसी चैम्बरों से जो नियम कानून बनते हैं वो हमारे जैसलमेर जैसे जिले के लिए अलग से हासिल करने के लिए, जो यहाँ है स्पेशली आदि आबादी महिलाओं के लिए काम करना, क्योंकि जो महिला है वही महिला के लिए चीज़ें समझ सकती है। तो यही सपना लक्ष्य भविष्य में विधानसभा या लोकसभा का। क्योंकि आपने आरएस का एग्जाम भी दिया है, तो आपको क्या लगता है कि आरएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है? आप पहले तो आप लक्ष्य डिसाइड कर लो, फिर उसके लिए 100% दो, फिर आप भटकाओ मत रखो और मेहनत करो। उसमें मेहनत में ये हो सकता है, अगर मेरी जैसे मैं और मेरी सिस्टर ने साथ में तैयारी की, वो इंटेल मतलब बीटेक और एमबीए कर रखी थी, मैंने बीए प्राइवेट और एमए प्राइवेट कर रखा, तो मेरा बेस कमज़ोर था। फिर मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप टाइम ज़्यादा दो, अगर कोई 8 घंटे में सेलेक्ट हो रहा है तो आप 12 घंटे करो, फिर आप सिस्टमेटिक करो, गाइडेंस लो। हमने जो भी अनुभवी मेहनत लक्ष्य के साथ साथ जो एक्सपीरियंस लोग थे उनसे गाइडेंस लो, और फिर उसको 100% फॉलो करो, तो आराम से आप अचीव कर सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, अपना पर्सनल जो भी चीज़ें हैं सब त्याग करके एक लक्ष्य के लिए फिर 100% देना पड़ेगा, तो अचीव उस। आपकी जैसलमेर की जनता के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें? जैसलमेर के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हमने अचीव भी की है, और स्पेशली मैं बालिका शिक्षा के लिए ज़रूर कहूँगी कि आज आधी आबादी के लिए हम बच्चियों को भी बेटों और बेटियों में फ़र्क नहीं करें,
और बेटियों को भी पढ़ाएं और महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य करें जो है, क्योंकि कोई भी परिवार, समाज, राष्ट्र जब भी विकास कर पाएगा जब आधी आबादी कदम से कदम और बराबरी का हक मिलकर और हम काम कर पाएंगे। तो मेरी अपील रहेगी महिलाओं को महिलाएं के अधिकार मिले और बालिका शिक्षा के लिए भी बालिकाओं को जो उनके सपने हैं उसे पूरा करने के लिए सबसे मेरी अपील रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो ये थी अंजना जी से हमारी खास बातचीत। अगली बार फिर होगी किसी ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।